हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो रेडिएशन थेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव होता है टिश्यू पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली विद इन द पाथ ऑफ रेडिएशन बीम। इसमें आप किसका यूज करते हो? रेडिएशन बीम का यूज करते हो कैंसर सेल्स के ऊपर, ठीक है। और उसके जो कैंसर सेल है और उसके नियर बाई थोड़ा सा जो भी नॉर्मल सेल है उसको डैमेज करता है। मतलब जितना एक्सपोज्ड एरिया होगा, जितना रेडिएशन में एक्सपोज्ड एरिया होगा, सिर्फ वहां की सेल्स डैमेज होती हैं, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो कैंसरस सेल हो। अगर बात करते हैं कैंसरस सेल की, तो कैंसरस सेल के साथ ही क्या काम करता है, या तो उसकी डेथ करवा देता है, सेल डेथ हो जाती है, या फिर डिवीजन रोक देता है कि जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये काम होता है रेडिएशन का। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो देखो, एक है इरिटेशन, कि जिस एरिया पे रेडिएशन पड़ रहा है वहां पे आपको इरिटेशन देखने को मिलेगा। साथ में और क्या देखने को मिल सकता है, एलोपेशिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हेयर लॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हेयर लॉस देखने को मिलेगा, ये तो मोस्ट कॉमन है और कोई भी बता देगा जिसमें कैंसर होता है उसमें एलोपेशिया तो देखने को मिलता ही है। चाहे आप रेडिएशन थेरेपी यूज करो चाहे आप कीमोथेरेपी यूज करो, ठीक है। तो और ये फैटीग, ये क्या है, ये है हमारा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, फैटीग है। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा, अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट का सेंसेशन भी बिगड़ जाता है पेशेंट्स में, ठीक है। और द इफेक्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद वेरी करता है कि मतलब क्या साइट, किस साइट पे है और कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, किस एरिया में। तो ये तो थे आपके साइड इफेक्ट्स, एंड इनमें भी मोस्ट कॉमन है आपका फैटीग। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी भी टू टाइप की है। एक है आपका एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका इंटरनल। इंटरनल को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकी थेरेपी के नाम से बोलते हैं। एंड अगर बात करें कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं टेली थेरेपी। लास्ट मतलब बहुत सारे पेपर में पूछा भी जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि रेडिएशन दिया जा रहा है और पेशेंट के अंदर ही इम्प्लांट कर दिया गया है, ठीक है। तो बताओ उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकी थेरेपी, टेली थेरेपी, क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होता है ब्रैकी थेरेपी। अगर इंटरनल ऑर्गन में आप रख रहे हो, मतलब इनसाइड द बॉडी, देन इट इज ब्रैकी थेरेपी। अगर आउटसाइड ऑन द एक्सटर्नल बीम आप लगा रहे हो, देन इट इज टेलीथेरेपी। इसमें आप क्या पेशेंट को बोलोगे, इसमें आप इंस्ट्रक्ट करोगे पेशेंट को, सेल्फ केयर के बारे में बताओगे, कैसे सेल्फ केयर करना है स्किन का, ठीक है, स्किन को कैसे मेंटेन रखना है। और क्या बोलोगे कि आपको उसको ये चीज बताना है कि डज नॉट एमिट रेडिएशन, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल टेली थेरेपी हुआ है उसमें आप कहीं भी मतलब किसी और को रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे हो। एंड डज नॉट पोज अ हैजार्ड टू एनीवन एल्स, ठीक है, किसी और के लिए भी नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर रेडिएशन थेरेपी का यूज किया गया है, मतलब टेली एक्सटर्नल बीम रेडिएशन का यूज किया है तो आप रेडिएशन रिलीज कर रहे हो, जस्ट लाइक ब्रैकीथेरेपी, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी इम्प्लांट किया जाता है। तो इस वजह से उस पेशेंट को सबसे आइसोलेट करके रखा जाता है, लोगों को नहीं ज्यादा जाने दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लांटेशन है, उसके प्रेजेंट है। एक्सटर्नल में तो बस बीम डाला गया था ऊपर से, ठीक है, रेडिएशन डाले गए थे, बट ब्रैकीथेरेपी में तो ऑलरेडी इम्प्लांट प्लेस्ड है। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस होती है, इस चीज का याद रखना है। टेलीथेरेपी वाला इतना हैजार्डस नहीं होता है कंपैरेटिवली ब्रैकीथेरेपी में। ब्रैकीथेरेपी में जो रेडिएशन सोर्स होता है वो इन डायरेक्ट होता है, ठीक है, कंटिन्यूस कांटेक्ट विद ट्यूमर टिश्यूज से होता है। क्या होता है इसमें, इसमें आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूस कांटेक्ट विद ट्यूमर टिश्यूज, ठीक है। जो ट्यूमर टिश्यूज से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इसमें,
और फॉर अ स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही यूज किया जाता है इसे। उसके बाद जो रेडिएशन सोर्स है वो कैसा है, रेडिएशन सोर्स क्या है, विद इन द क्लाइंट होता है, क्लाइंट के अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन टेलीथेरेपी में उसके साथ नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, हैजार्डस टू अदर भी है, क्योंकि अब ऑलरेडी उस इम्प्लांट है तो मतलब रेडिएशन एमिट करेगा वो, पेशेंट का बॉडी से रेडिएशन एमिट होंगी तो जो भी उसके नियर बाय में लोग होंगे उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए इसमें हम क्या कर देते हैं, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, ज्यादा आना जाना नहीं रखते हैं। ब्रैकीथेरेपी में अनसील्ड सोर्स और सील्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन दोनों का ही यूज होता है। अनसील्ड रेडिएशन सोर्स में क्या है, बेसिकली आप ओरल और आईवी रूट से देते हो, ठीक है, बॉडी कैविटीज में इंस्टिल किया जाता है। और अगर बात करें, द सोर्स इज नॉट कन्फाइंड कम्प्लीटली टू वन बॉडी एरिया, यानी कि इसमें अगर मैं बात करती हूँ, इसमें भी दो हैं, क्या है आपका, अनसील्ड और एक है सील्ड, ठीक है। तो अनसील्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है इसमें कि आप आईवी और ओरल के थ्रू देते हो, ठीक है, रूट कैसा है आपका, आईवी और ओरल। और इसमें जो भी पेशेंट ने लिया है, इंजेस्ट किया है, वो कहाँ किस लिए आपने दिया है, सॉरी, अनसील्ड में क्या होता है, रूट आईवी ओरल होता है और साथ में बॉडी कैविटी भी होता है, और बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी में भी रख सकते हो। और दूसरा कि जो सोर्स है क्या होता है, ये कन्फाइंड नहीं होता है, यानी एक जगह पे नहीं रहता है, क्योंकि आप आईवी दे रहे हो तो ऑफकोर्स आईवी कहाँ दे रहे हो, ब्लड में जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ओरल रूप से ले रहे हो, स्टमक से पूरा जीआईटी में होते हुए जाएगा। बॉडी कैविटीज में दे रहे हो आप, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड जगह नहीं है अनसील्ड में, तो ये कन्फाइंड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नॉट कन्फाइंड कम्प्लीटली टू वन बॉडी एरिया, किसी भी एक बॉडी एरिया में कंफाइंड नहीं होता है, ये पूरे बॉडी फ्लूइड्स, पूरे एंटायर बॉडी फ्लूइड के साथ मतलब जाता है और उसके बाद इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेटेड वाया एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा के थ्रू निकल जाएगा, विच आर रेडियो एक्टिव और हार्मफुल टू अदर्स। अब क्योंकि इनका जो रेडिएशन जो है, मतलब बेसिकली इनका जो हमने इनको जो दिया था सोर्स, रेडिएशन सोर्स, वो किसके थ्रू दिया था, ओरल और आईवी के थ्रू दिया था। अब उसने ओरल लिया, इंजेस्ट किया, जीआईटी से डाइजेस्ट होते होते कहाँ पहुंच गया है, आउट ऑफ द रेक्टम। अब इनका जो एक्सक्रीटा है, यूरिन और जो पॉटी है, दोनों ही क्या है, दूसरों के लिए हैजार्डस है। तो इनका जो बाथरूम है वो भी आप सेपरेट कर देते हो, कि मतलब जो ये यूज करेंगे वो बाकी के नहीं यूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द सोर्स जो होता है एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, विद इन कितना टाइम लग जाता है, विद इन 48 आवर्स तक एलिमिनेट हो जाता है। एंड नीदर द क्लाइंट नॉर द एक्सक्रीटा इज रेडियो एक्टिव और हार्मफुल, उसके बाद क्लाइंट और उसका एक्सक्रीटा दोनों ही हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो था आपका अनसील्ड के बारे में। अगर मैं बात करती हूँ सील्ड के बारे में, तो सील्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें बेसिकली प्रायोरिटी इन एक्शन, नर्सिंग एक्शन क्या होगा आपका, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सील्ड, इसको हम बोलेंगे सील्ड, और क्या बोलते हैं हम इसको, टेम्परेरी भी बोलते हैं, ठीक है, और परमानेंट रेडिएशन भी बोलते हैं। तो सील्ड में क्या होता है, बेसिकली सील्ड, टेम्परेरी और परमानेंट रेडिएशन सोर्स क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। रेडिएशन सोर्स आपने इम्प्लांट कर दिया विद इन द ट्यूमर टारगेट, ट्यूमर टारगेट टिश्यू, जो भी आपका ट्यूमर टारगेट टिश्यू है वहां पे आपने इसको इम्प्लांट कर दिया। टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट रेडिएशन भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि आपने इम्प्लांट कर दिया है, पर्टिकुलर एक जगह पे है, तो क्लाइंट क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन वाइल द इम्प्लांट इज इन प्लेस, यानी कि जब तक वो इम्प्लांट उस पेशेंट के बॉडी से अटैच्ड है, तब तक क्या है, रेडिएशन एमिट करेगा, एमिट रेडिएशन। बट द एक्सक्रीटा आर नॉट रेडियो एक्टिव, लेकिन इसके केस में क्या है, एक्सक्रीटा नॉट रेडियो एक्टिव,
इसमें क्या था, एक्सक्रीटा क्या था, रेडियो एक्टिव था, ठीक है। बट इसमें नहीं होता है क्योंकि हमने इसको ओरल आईवी के थ्रू नहीं दिया है, हमने जहाँ पे ट्यूमर था वहां पे इसको इम्प्लांट कर दिया है, और ये रेडिएशन वहीं पे उसी एरिया में एमिट करता रहेगा, ठीक है, उस ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश करता रहेगा। तो इसमें रेडिएशन उसके उस इम्प्लांट वाले एरिया से एमिट होगा, ना कि उसके यूरिन और एक्सक्रीटा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप रिमूव करते हो सील्ड रेडिएशन सोर्स को, तब उसके बाद जब वो रिमूव हो जाता है तो क्लाइंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि आपने इम्प्लांट तो रिमूव कर दिया है, तो क्लाइंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इसके अब आपको इसमें क्या इन्फॉर्म करना होता है, आपको इन्फॉर्म करना होता है क्लाइंट को कि कैंसर कंटेजियस नहीं है, यानी आप किसी को टच कर रहे हो, कोई आपको टच कर रहा है तो वो उससे टच करने से नहीं फैलेगा, ये एक नॉन कंटेजियस है। कैंसर कैसा है, नॉन कंटेजियस, ठीक है। और क्या बताओगे, आप उसे इन्फॉर्म करोगे क्लाइंट को कि आपको जो भी एचसीपी ने प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है उसको आपको प्रॉपर मतलब फॉलो करना है, रिगार्डिंग द रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ द प्लांट वो सर्वाइकल और वजाइनल। आपको सारी चीजें मतलब जो पी डॉक्टर बोलेगा आपको उसको वैसे ही फॉलो करना है। अगर सर्वाइकल और वजाइनल इम्प्लांट है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको कब स्टार्ट करना है, कब नहीं करना है, वो सब भी प्रॉपर फॉलो करना है। और एडवाइस करना है क्लाइंट क्लाइंट को कि सर्वाइकल और वजाइनल इम्प्लांट अगर आपके है तो आपको डॉक्टर को बताना है। अगर अगर कुछ भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं वजाइनल और सर्वाइकल इम्प्लांट है अगर किसी भी महिला के, और इन इम्प्लांट को करने के बाद अगर उसे क्या देखने को मिल रहा है, सीवियर डायरिया, ठीक है। और क्या देखने को मिल रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी उसे यूरिनेशन हो रहा है, या फिर उसके यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरेथ्रल बर्निंग मोर देन 24 आवर। अगर उसे क्या देखने को मिल रहा है, हिमेथ्यूरिया देखने को मिल रहा है, ब्लड इन यूरिन, या फिर उसे क्या देखने को मिल रहा है, हैवी वेजाइनल ब्लीड, बहुत ज्यादा फैटीग फील कर रही है महिला, या फिर उसके एब्डोमेन में बहुत पेन है, ठीक है। साथ में उसको अगर फीवर भी देखने को मिल रहा है विच इज मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। ये कोई भी साइन ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है और एनी अदर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इनमें से कुछ भी अगर देखने को मिलता है, अगर इम्प्लांट के होते हुए मतलब इम्प्लांट है, बॉडी से अटैच्ड है, उसके बाद आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत इन्फॉर्म टू एचसीपी, आपको तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है। तो ये तो बात थी हमारी सील्ड और अनसील्ड ब्रैकीथेरेपी की, और हमने टेलीथेरेपी के बारे में बात कर लिया। अब टेलीथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि मतलब उसे कैसे मैनेज करना है। तो देखो, आप उसको बोलोगे कि अपनी स्किन को क्या करना है, वॉश करना है अच्छे से, ठीक है, वॉश करना है स्किन थोरोली, जेंटली करना है वॉश, ऐसा नहीं है कि अच्छे से रगड़ दिया। कौन सा, रेडिएशन साइट को, ठीक है, रेडिएशन साइट को बहुत जेंटली आपको वॉश करना है। उसके बाद सोप लगाना है थोरली फ्रॉम द स्किन। नाउ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मार्किंग्स हैं वो मार्किंग्स जो हैं वो मिटनी नहीं चाहिए, ठीक है, मार्किंग्स इंटैक्ट रहने चाहिए, जैसे है जो एरिया मार्क्ड है उसको रखना ही है, उसको रिमूव नहीं करना है। साथ में ड्राई करना है आपको एरिया को, पैटिंग मोशन में टैप 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 करोगे, रगड़ नहीं देना अच्छे से तौलिया से। और आपको कुछ भी लोशन वगैरह नहीं अप्लाई करना है, लोशन हो गया, पाउडर हो गया, ये सब अप्लाई नहीं करना है जब तक आपको जो एचसीपी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जब तक वो आपको कोई लोशन प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आपको खुद से कुछ भी नहीं लगाना है उस साइट पे।
आपको बेल्ट या फिर कुछ भी ऐसे टाइट क्लोथिंग्स वेयर नहीं करनी है जिससे क्या हो, फ्रिक्शन हो उस एरिया में। पर्टिकुलर जिस एरिया में रेडिएशन दिया जा रहा है उस एरिया को बेसिकली आपको बचा के रखना है। लूज क्लोथ्स पहनने हैं, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो थे टेलीथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्रैकीथेरेपी में कि आप कैसे केयर प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट इज केयर ऑफ क्लाइंट विद सील्ड रेडिएशन इम्प्लांट। अब जिसका सील्ड रेडिएशन इम्प्लांट है उसको भी तो केयर की नीड है, कहीं ना कहीं पे तो वो इम्प्लांट प्लेस किया होगा। कैसे केयर करना है ये सब बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, पेशेंट को आप क्या करोगे, प्राइवेट रूम में रखोगे, ठीक है। क्या करोगे, प्राइवेट प्राइवेट रूम में रखोगे क्योंकि इम्प्लांटेशन है, दूसरों को इफेक्ट हो सकता है। विद प्राइवेट बाथ, प्राइवेट रूम के साथ साथ प्राइवेट बाथ भी होनी चाहिए। और जो भी प्रिकॉशंस है उनको अच्छे से फॉलो करना है। ऑर्गेनाइज करना है नर्सिंग टास्क टू मिनिमाइज द एक्सपोजर to the radiation source. Nursing assignments to the client with radiation implant should be rotated. और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि नर्सिंग असाइनमेंट जो भी पेशेंट की केयर कर रहा है वो रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। शुड बी रोटेटेड। पर्टिकुलर एक ही इंसान एक ही उसकी केयर करते रहे, पता चले कि वही इतना ज्यादा एक्सपोज हो जाए कि उसको ही नुकसान हो जाए, तो इसीलिए एक ही की ड्यूटी नहीं लगा देनी कि तुझे अब तू इसका कर रही थी केयर तो तू ही करती रहेगी इसका, नहीं, रोटेशन लगाना है, ठीक है, रोटेट करना है। लिमिट करना है केयर प्रोवाइडर को, लिमिट टाइम करना है, बेसिकली 30 मिनट्स तक का लिमिटेशन करना है पर केयर प्रोवाइडर पर शिफ्ट, यानी कि एक केयर प्रोवाइडर कितना 30 मिनट ही सिर्फ केयर देगा। उसके बाद रोटेट कर दो पर शिफ्ट। वियर करना है डोजीमीटर फिल्म बैच ताकि मेजर कर सके कि आप कितना एक्सपोज हो रेडिएशन से, ये सारा नर्स को फॉलो करना है, ठीक है। लेड शेल्डिंग का यूज करना है। क्या यूज करोगे, लेड शेल्डिंग, ताकि खुद को बचा सके जो भी नर्स है। टू रिड्यूस एक्सपोजर, क्यों यूज करते हो इसका, टू रिड्यूस एक्सपोजर, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट महिला है, प्रेग्नेंट महिला को तो सीधे मना ही कर देना है। प्रेग्नेंट नर्स को तो सीधे मना कर देना कि कोई केयर नहीं देनी है, उस रूम में भी नहीं जाना है, अलाउ ही नहीं करना है। या फिर कोई भी यंगर चिल्ड्रन है, यंगर देन 16 ईयर, ठीक है, यंगर देन 16 ईयर या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको भी अलाउ नहीं करना है, उस पेशेंट के रूम में विजिट नहीं करना है। साथ में लिमिट कर देना है विजिटर्स को पर डे 30 मिनट, 30 मिनट्स ही विजिटर्स अलाउड हैं, ठीक है, जो भी आएगा 30 मिनट तक का ही उसको अलाउड है, उससे एक्स्ट्रा वो नहीं रुक सकता है। और ये पर डे का है, एक दिन में सिर्फ 30 मिनट तक का ही टाइम मिलेगा। और एटलीस्ट कितना दूरी होना चाहिए, एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। 6 फीट दूरी खड़ा करना है उसे पेशेंट से, ये नहीं कि एकदम चिपका के खड़ा कर दो वो जाके मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है। और जो भी है बेड लिनेंस हैं, ड्रेसिंग्स हैं, जब तक उसमें से वो सोर्स रिमूव नहीं हो जाता है तब तक उसे save the bed linen and dressing until the source is removed, then dispose the linen and dressing is in usual manner। जब तक जो सोर्स है वो वहां से हट नहीं जाता है तब तक आपको उसको डिस्पोज नहीं करना है, ठीक है। और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उस रूम में अ, उस टाइम पे उसको भी रिमूव करना है। उसके बाद बात करते हैं सील्ड रेडिएशन इम्प्लांट को डिसलॉज कैसे करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्प्लांट डेट डिसलॉज, उसकी केयर कैसे करोगे, क्या करोगे। अब किसी भी महिला के मान लो सर्वाइकल इम्प्लांट था या वजाइनल इम्प्लांट था, वो गिर गया नीचे, तो आप क्या करोगे, हाथ से उठा के उसको डिस्पोज करने चले जाओगे, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो पेशेंट को बोलना है लाई स्टिल, उसको बोलना है कि आपको भाई सीधे रहना है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, नाचना गाना नहीं है। दूसरा क्या करोगे आप,
आप यूज करोगे लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप का, ठीक है, लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप का ही यूज करना है रेडियो एक्टिव सोर्स को उठाने के लिए। ठीक है, हाथ से डायरेक्ट टच नहीं करना है। उसके बाद आपने लॉन्ग फोर्सेप से रेडियो एक्टिव उठा लिया, उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे आप? डिपॉजिट करना है आपको रेडियो एक्टिव सोर्स इन अ लेड कंटेनर, ठीक है। डिपॉजिट करोगे आप रेडियो एक्टिव सोर्स को किसी भी लेड कंटेनर में, साथ में कांटेक्ट करोगे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से, उसको बताओगे कि भाई जो आपने इम्प्लांट लगाया था वो डिसलॉज हो गया है, निकल गया है, उसको आप वापस से देखो आके। और साथ में जो भी चीज़ हुई है सारा आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन करना है। जो भी घटना घटी है वो सारा आपको बताना है, और आपने साथ में क्या एक्शन लिया है वो भी मेंशन करना है, ठीक है। तो ये तो था नर्स का रोल, जब वो किसकी केयर कर रही है? पेशेंट की, जिसको क्या है? ब्रैकीथेरेपी या फिर टेलीथेरेपी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी के बारे में समझ में आ गया होगा, और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, क्या आप केयर प्रोवाइड करोगे, क्या आप नॉलेज दोगे पेशेंट को, ये सब भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर सकते हो आप, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। या फिर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको पूरे अच्छे से समझना है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।